हेलो एवरीवन। जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी क्वांटम मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कि किस तरह क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत महसूस हुई, किस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आके फेल हुई। तो कल हमने ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होते हैं, किस तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व आता है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को हमने स्टडी किया था और वो किस तरह का आता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने बात की थी स्टीफन्स लॉ के बारे में और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में। तो आज हम बात करेंगे वीन्स रेडिएशन लॉ और रेलेस जीन्स लॉ के बारे में और प्लांक प्लांक रेडिएशन लॉ के बारे में। किस तरह वीन्स और रिलेस जीन्स ने और प्लांक ने जो रेडिएशन कर्व जो हमें मिलता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व उसको समझाने का ट्राई किया था। तो सबसे पहले जो लैमूर और प्रिंगविश ने एक्सपेरिमेंट किया था और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व आया था उसको सबसे पहले समझाने का या फिर उसके उसके उस तरह से होने का रीज़न बताया। सबसे पहले जिसने ट्राई किया था वो थे वीन्स। तो वीन्स ने थर्मोडायनेमिक्स आर्ग्यूमेंट को यूज़ करके जो एनर्जी डेंसिटी जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो एमिट हो रही है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में उसको उन्होंने कैलकुलेट किया। और ये आप जैसे देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी के रूप में है, कहीं-कहीं किसी-किसी बुक में आपको ये लैम्ब्डा के रूप में ही मिलेगा और यहाँ जो एनर्जी डेंसिटी है वो पर यूनिट फ्रीक्वेंसी हमने ली है। सो वीन्स ने जो आर्ग्यूमेंट यूज़ किया था वो थर्मोडायनेमिक यूज़ करके और उस तरह से उन्होंने कुछ इस तरह का रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी फार्मूला दिया था। लेकिन जो वीन्स का रेडिएशन लॉ है वो लोअर, जैसा कि आप इस कर्व में देख सकते हैं कि वो लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए तो सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन वो हायर फ्रीक्वेंसी पर तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, लेकिन वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, लोअर फ्रीक्वेंसी पे मैच नहीं कर रहा है। जैसे आप डॉटेड लाइन यहाँ देख सकते हैं कि वीन्स का हायर फ्रीक्वेंसी पर तो वो मैच कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे लोअर फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं तो वो उससे डेविएट कर रहा है। तो रेले जीन्स उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो थे रिलेस और जीन्स। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडिएशन लॉ को समझाया। तो उन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने बेसिकली जो फ़ोकस किया वो कैविटी के इनसाइड जो रेडिएशन है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है जिसमें हमने कल देखा था कि कैविटी किस तरह से एक कैविटी को हम ब्लैक बॉडी की जैसे ट्रीट करते हैं और उसका हमने रेडिएशन कर्व ऑब्जर्व किया था। तो उस कैविटी के अंदर किस तरह से रेडिएशन बिहेव करती हैं, तो उसको उन्होंने उसके रेडिएशन के नेचर को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसके नेचर को कैविटी के इनसाइड उन्होंने समझने की कोशिश की। और इन्होंने बताया कि जो रेडिएशन है कैविटी के अंदर वो क्या करती हैं, स्टैंडिंग वेव बनाती हैं। तो स्टैंडिंग वेव क्या होती हैं, तो कुछ इस तरह की वेव जो होती हैं स्टैंडिंग वेव होती हैं, जो आपको दिख रही हैं ये स्टैंडिंग वेव है। और जो नोड्स हैं अ, ये जो आपको दिख रहे हैं जहाँ पे ये नोड्स हैं, तो ये क्या करती हैं, जो कैविटी के इनसाइड जो मेटल की सरफेस है उस पे क्या बनते हैं, जो स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती हैं वो क्या करती हैं कि एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेव करती हैं। और जो इनके नॉड्स जो होते हैं वो किस पे बनते हैं, मेटेलिक सरफेस पे बनते हैं। जैसे कि किसी क्यूब के अंदर अगर कोई स्टैंडिंग वेव हो, ये हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन की, अगर आप इस डायग्राम में देखिए तो सिर्फ हमने एक्स डायरेक्शन की बात की है। तो एक्स डायरेक्शन में जैसे आप देख रहे हैं कि नोड्स जो बन रहे हैं वो किस पे बन रहे हैं, उसके कॉर्नर से बन रहे हैं। इसी तरह से एक्स वाई जी डायरेक्शन में हम बात कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से नोड बनेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि बेसिकली रिलेश और जीन्स ने मैक्सवेल मैक्सवेल जो इक्वेशंस हैं उनका यूज़ किया। और जो हमारी है स्टैटिकल जो बोल्ट्जमान स्टैटिक्स है अ, उसका यूज़ करके उन्होंने इसको समझाने का ट्राई किया। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब हम किसी बॉडी को गर्म करेंगे या फिर किसी भी मेटल को हम गर्म करते हैं तो जो उसके साइड में एटम होता है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और वो क्या करता है, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। तो वो जो रेडिएशन है उसको इन्होंने क्या ट्रीट किया, एज ए
हार्मोनिक ऑसिलेटर। और रिलेस और जीन्स ने क्या देखा कि किसी भी इक्विलिब्रियम में या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो एनर्जी डेंसिटी है कैविटी के इनसाइड वो क्या होगी, जो चार्ज पार्टिकल हैं कैविटी की वॉल्स पर उसके बराबर होगी। और जो कैविटी के बाहर जो रेडिएशन निकल रही है उसकी हम जो एवरेज एनर्जी है, उसको उसकी जो जो भी हमारी एनर्जी डेंसिटी है वो किसके बराबर होगी, एक तो नंबर ऑफ नोड्स और जो कैविटी वो जो चार्ज पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो जो यहाँ आपको एन यू दिख रहा है ये न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी इंटरवल में क्या है, नंबर ऑफ नोड्स हैं कि कितने जो हमारी स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही हैं वो कितने नोड्स बना रही हैं। अब जो हमारा एनर्जी डेंसिटी है वो क्या होगी, नंबर ऑफ नोड्स मल्टीप्लाई एनर्जी एवरेज एनर्जी। सो इस एनर्जी को उन्होंने इक्विपार्टीशन थ्योरम से, क्या इक्विपार्टीशन थ्योरम जो आप थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं, तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो आप देखते हैं कि इक्विपार्टीशन लॉ के कारण जो एनर्जी जो होती है, एवरेज एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, केटी होती है। के यहाँ क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। सो इस तरह से जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी डेंसिटी जो निकल के आती है वो क्या निकल के आई है, 8π² c³ kT। ये आपको कहीं कहीं आपको ये लैम्डा की फॉर्म में मिलेगा, यहाँ हमारे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, किसी किसी बुक में हो सकता है आपकी बुक में ये लैम्डा की फॉर्म में दिया हुआ हो। तो यहाँ पर हम देखें तो जो एनर्जी डेंसिटी है वो न्यू स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन आप क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, तो शुरू में तो क्या है कि एनर्जी की जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है हमारी एनर्जी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक पॉइंट आने के बाद वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। लेकिन रिलेस जीन्स के लॉ के जो उन्होंने निकाला एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, उसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, रेगुलर इंक्रीज हो रही है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जो अगर आप इसका इंटीग्रल करेंगे ज़ीरो से इनफाइनाइट जो हमारी रेडिएशन निकल रही है उसमें, तो ये क्या करता है, हायर वैल्यू ऑफ म्यू पे क्या करता है, डाइवर्स करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ बोलते हैं। तो यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ कहलाती है। जो कि तो इस तरह से हमने देखा कि रिलेस जीन्स लोअर फ्रिक्वेंसी पे तो हमारे कर्व बिल्कुल अच्छे से उस पे मीट कर रहा है। लेकिन जब जैसे जैसे आप हायर फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं तो ये क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है और डाइवर्स हो रहा है। तो इसी अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ को हटाने के लिए प्लांक जो थे, प्लांक ने इसको स्टडी किया। और प्लांक ने जो यूज़ किया, जो अलग चीज़ उन्होंने यूज़ की वो हम देखेंगे कि उन्होंने क्या यूज़ किया। तो प्लांक ने क्या कहा, जो रेडिएशन एमिट हो रही है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन हो रहा है रेडिएशन का, जो भी कैविटी वॉल से, वो मटेरियल जो मैटर जो हमारा रेडिएशन को एमिट कर रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो कोई भी वैल्यू नहीं है, वो एक डिस्क्रीट वैल्यू है। और वो डिस्क्रीट वैल्यू क्या है, वो एक डिस्क्रीट एनर्जी है और उसकी वैल्यू क्या है, E=H²। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जाता है कि जो एनर्जी है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, वो कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, वो हमेशा किसका मल्टीपल एब्जॉर्ब या एमिट करेगा, H² का मल्टीपल। और इसी को हमने एनर्जी ऑफ द क्वांटम रेडिएशन कहा। सो जो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एनर्जी है, पहले हमने देखा था जो एनर्जी थी वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही थी, जो भी रिलेश और जीन्स ने जो इक्विपार्टीशन लॉ के अकॉर्डिंग बताया था। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे हमारी डिपेंड कर रही है। सो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हमारी एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन वो किसका मल्टीपल होगी, हमेशा H² का मल्टीपल, इस क्वांटिटी का मल्टीपल। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो ये चीज़ मेजर ब्रेक थ्रू माना जाता है प्लांक ना। बेसिकली प्लांक ने पहले ये फॉर्मूला दिया था, बाद में
उन्होंने इसको स्टडी किया कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, कि इसको थ्योरेटिकली कैसे उन्होंने इसको दे तो दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। तो उन्होंने ये बहुत ब्रेव मूव है उस टाइम का, कि एक एनर्जी को उन्होंने क्वांटम के जैसे एक एज अ डिस्क्रीट वैल्यू ट्रीट किया था, कि जो रेडिएशन एमिट हो रही है ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से, वो क्या हो रही है, एच न्यू के इक्वल्स है। तो यहाँ आप देखेंगे कि पहले जो हमने यूज़ की थी एनर्जी, वो केटी थी, जो हमारी केटी आई थी, लेकिन यहाँ हमने एच न्यू फ्रिक्वेंसी यूज़ की है, सिर्फ यही चेंज किया है। और जो एवरेज एनर्जी जो हमने देखा था कि जो हमारा एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है, वो क्या होगी, नंबर ऑफ नोड्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी हमने यहाँ क्या सिर्फ अलग चीज़ ली है, यहाँ हमने एच न्यू लिया है। ओके, सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे एन की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करके, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी जो आप एक्सपेंशन से आप ट्रीट करके, एक्सपेंशन लॉ लगा के, या फिर जो मैथमेटिकली आपने एक्सपेंशन लॉ पढ़ा होगा मैथ्स में, उसको ट्रीट करके आपकी ये वैल्यू, एवरेज एनर्जी की वैल्यू ये आती है। सो जो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रिक्वेंसी रेडिएशन जो एमिट हो रहा है कैविटी से, उसकी वैल्यू आपके ये आएगी। तो इसी को ही आप क्या बोलते हैं, प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, और जो प्लांक का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, वो देखो पूरे के पूरे कर्व को आपके हायर फ्रिक्वेंसी लोअर फ्रिक्वेंसी सबके ऊपर फिट बैठा। तो ये प्लांक, इसलिए हम क्वांटम मैकेनिक्स को प्लांक की क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं, जो कि प्लांक ने 1900 के आसपास इसको समझाया था। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, किस तरह से जो आपका क्वांटा ऑफ एनर्जी है, क्वांटा ऑफ लाइट है या फिर एनर्जी है, उस वो किस तरह से आपका, जो हमने एनर्जी को क्वांटाइज्ड माना है, तो उसको वो किस तरह से आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर कॉम्पटन इफेक्ट को समझाने में आपके सफल रहा। तो कल हम बात करेंगे इसके बारे में। थैंक यू।